नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम लोग अरस्तु अध्ययन कर रहे हैं। आज अरस्तु के दो टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। राज्यों, संविधानों, सरकारों का वर्गीकरण और दूसरा है कि अरस्तु का आदर्श राज्य। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे जो संविधानों का वर्गीकरण बताया है, राज्यों का वर्गीकरण बताया है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले माना जाता है कि सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया वो अरस्तु ही किया है, यानी व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण करने वाला सबसे पहले अरस्तु ही होता है। और अरस्तु ने जो राज्यों का संविधानों को वर्गीकरण उसका आधार दो बनाता है। वो क्या बनाता है ये देखेंगे। जो वर्गीकरण है इसका आधार वो दो बनाता है। वो क्या है? संख्या के आधार, यानी कितने लोग शासन करते हैं, एक लोग, कुछ लोग या बहुत से लोग। फिर नियति कैसी है शासन करने की? नियत गुड भी हो सकती है और नियत बैड भी हो सकती है। तो इसकी नियत की बात करता है। अभी हम लोग फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। अरस्तु कहता है कि पूरे चक्र के हिसाब से शासन व्यवस्था चलती है, उसी को वर्गीकरण किया। कैसे चक्र के हिसाब चलता है इस फिगर को देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। चक्र इस फिगर से स्पष्ट हो रहा होगा। ये चक्र तय है, ये चक्र ऐसे चलता रहता है, ये बताया है अरस्तु। क्या बताता है? कहते हैं जैसे ये शासन है, यहां पर अगर कोई शासन है, यहीं पर मैं बना दे रहा हूं, तो जो शासन करने वाला है बारी बारी कैसे शासन करता है इस देश के ऊपर, उसी को व्याख्या कर रहा है। कहता है पहली बात संख्या के आधार पर, फिर उसके बाद नियत के आधार पर। संख्या के आधार पर अगर हम राजा मान लेते हैं, यहां राजा, तो निश्चित रूप से राजा तो एक ही होगा और इसकी नियत गुड। तो इस तरीके से क्या स्थापित हो रहा है? ये राजतंत्र स्थापित होगा। राजतंत्र कहता है ये बहुत बढ़िया चलता है, ये मोनार्की है, ये राजतंत्र है, ये बेहतर शासन करता है क्योंकि नियत इसकी क्या है? गुड है। यहां पर अरस्तु कहता है कि इसकी नियत सर्वदा गुड नहीं रह सकती, और जब इसकी नियत खराब होगी तब ये जाकर के आताताई तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको टिरनी बोलता है। तो ये चल के शासन फिर कौन करेगा? शासन वही कर रहा है, एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति ये है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप हो गया, आतताई तंत्र में हो गया। इस तरीके से वो बताता है। अब उसके अंदर नियत क्या हो गई? पहले गुड थी, अब क्या हो गई? बैड हो गई। वही व्यक्ति है, गुड है तो राजतंत्र, अगर वो बैड हो गया तो आतताई तंत्र हो गया, वो तानाशाह हो गया। और ये तानाशाही देश वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसके विरुद्ध क्या होगा? विरोध होगा। तो विरोध किसके द्वारा होगा? जो बड़े लोग होंगे, जो सक्षम होंगे, जो कुलीन लोग होंगे। तो अरस्तु कहता है अब कहेगा एक व्यक्ति द्वारा शासन नहीं होगा, अब क्या संख्या बढ़ा दी जाएगी, जो पहुंच वाले हैं, जो कुलीन लोग हैं, वो शासन करेंगे। तब जाकर के यहां पर शासन करने के लिए कौन आ जाएगा? तो कहता कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। अब यहां पर शासन कुलीन तंत्र का हो जाएगा, इसको राजा को हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तानाशाह हो गया। तो यहां पर इसकी नियत क्या है? इसकी नियत गुड है, तो कुलीन तंत्र स्थापित होगा। कुलीन तंत्र को एरिस्टोक्रेसी बोलता है। लेकिन अरस्तु वहीं पर कहता है आगे चल करके इसकी भी नियत खराब हो जाती है, जिसको बोलता है ओलिग्रेसी। और इसको कहता है कि कुलीन के अंदर एक अहम भाव पैदा होता है, उस अहम भाव को बोलता है एक वर्ग तंत्र विकसित हो जाएगा, एक धनिक तंत्र विकसित हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाता है? ये वर्ग तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, ये धनिक तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, धनिक तंत्र। अब इसकी नियत गुड नहीं रही, इसकी नियत बैड हो गई है। तो पहले गुड फिर बैड, गुड पहले गुड फिर उसके बाद ऐड से चल रहा है। फिर क्या होता है? जब
कुलीन वर्ग में अहंकार पैदा हो गया, तानाशाही पैदा हो गया, ये क्या हो गया, धनिक तंत्र हो गया, वर्ग तंत्र हो गया, तब क्या कहेंगे, देश की जनता इसका विरोध करेंगी। और जब विरोध करेंगी तो उनको भी हटाना चाहेंगी। अब बहुतों द्वारा शासन, कुछ द्वारा नहीं, पहले एक व्यक्ति द्वारा, फिर कुछ द्वारा, अब बहुतों द्वारा शासन होगा। जो बहुतों द्वारा शासन होगा तब जाके बताता है अरस्तु क्या होगा, एक संवैधानिक तंत्र विकसित होगा। तो फिर क्या आता है, ये संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र विकसित होगा। और ये इसकी नीयत क्या होगी, इसकी नीयत गुड होगी। ये बहुतों द्वारा शासन हो रहा है, ये संवैधानिक तंत्र हो गया है। और इसी को अरस्तु कहता है क्या, ये पॉलिटी है, ये पॉलिटी है, संवैधानिक तंत्र। फिर ये बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे शासन सत्ता में जब बहुत से लोग पहुंच जाएंगे तो बहुत से लोग पहुंचने से धीरे धीरे अव्यवस्था कायम होगी। और अव्यवस्था कायम होते होते ये भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस भीड़ तंत्र का नाम ही डेमोक्रेसी देता है, डेमोक्रेसी को भीड़ तंत्र बोलता है। और जब इनके अंदर बैड नियत आ जाएगी, बैड, तो ये भीड़ तंत्र क्या करेंगे, भीड़ वाले मिलकर के देश को लूटते हैं, कहते हैं कि अपने देश का हिस्सा लूट रहे हैं। चारों तरफ एकदम अव्यवस्था, घोटाला, भ्रष्टाचार पैदा हो जाएगा, चारों तरफ हाहाकार पैदा हो जाएगा इस डेमोक्रेसी में, इस भीड़ तंत्र में। और इससे क्या होगा, जब जनता ऊब जाएगी, जब ऊब जाएगी तो कामना करेगी, वो लालसा करेगी, वो इच्छा जाहिर करेगी, काश कोई करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आ जाता, क्या करता, देश से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देता, जितनी अव्यवस्था उसको समाप्त कर देता, देश का कल्याण सुनिश्चित करता। ऐसा कोई चमत्कारिक व्यक्ति आ जाता, ऐसा कोई करिश्माई व्यक्ति आ जाता, काश। तो जब लोग कामना करते हैं उन्हीं परिस्थितियों में कोई क्या करता है, चमत्कारिक रूप से आ भी जाता है। और वो क्या करेगा, पूरी तरीके से वादा कर देगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो आ जाता है। और जब आ जाएगा तो एक व्यक्ति होता है, फिर एक व्यक्ति होगा तो फिर वही मोनार्की स्थापित होगी। फिर बताता है अरस्तु कि उसके अंदर भी एक अहंकार पैदा होगा। जब अहंकार पैदा होगा तो फिर क्या होगा, वही व्यक्ति आतताई हो जाएगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, फिर वही कुलीन तंत्र आएंगे। तो बताता है इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। ऐसे अरस्तु ने वर्णन किया कि विश्व में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, ऐसे चलता रहा है। फिर कहता है इस चक्र को रोकना भी होगा। कैसे रुकेगा, उसके लिए कहता है कि एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करने के लिए वो फार्मूला देता है अपने पॉलिटिक्स में। साथ ही देखेंगे जो ये चक्र देखा था पूरे विश्व में, तो अरस्तु क्या बताता है, कहता है कि अरस्तु ये जगह जो प्रत्येक परिवर्तन हो रहा है उसको अरस्तु क्रांति का नाम देता है। यानी प्रत्येक परिवर्तन ही क्रांति है, व्यवस्था में परिवर्तन वैसे भी क्रांति होता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि अरस्तु के क्रांति के कौन सिद्धांत को मानता है, प्रक्रिया वाले सिद्धांत को मानता है कि परंपरावादी सिद्धांत को मानता है। याद रखेंगे, प्रक्रिया वाला नहीं, परंपरावादी सिद्धांत को मानता है। ये परंपरा रही है, इस प्रकार से चक्र चलता रहा है, तो अरस्तु परंपरावादी सिद्धांत को मानता है। तो जो कुछ भी ये चक्र चल रहा है, चक्र को काफी तक बैलेंस कैसे किया जा सकता है, उसका फार्मूला देता है अरस्तु। किसमें, एक आइडियल स्टेट में। अरस्तु का एक आदर्श राज्य कैसे होगा, इसको जरा देखिए। अरस्तु कहता है कि समाज में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। तो अरस्तु वहां पर कैसे तर्क देता है, कहता है कि मान लीजिए ये देश है और शासन दे दिया जा अमीर आदमी को, ये अमीर है और ये गरीब है और ये मध्यम है, मध्यम। तो अरस्तु कहता है कि मान लीजिए अमीरों को दे दिया जाए देश का शासन, तो क्या दिक्कत आएगी। कहता है इनके पास पैसा भी है और जब शक्ति भी आ जाएगी तो अव्यवस्था पैदा कर देंगे, ये तानाशाह हो जाएंगे, पूरी तरीके से ये दिक्कत पैदा कर देंगे देश के लिए। दूसरी बात, गरीबों का विश्वास कभी अमीरों के ऊपर होता नहीं।
ये भी कवि दिखाता है अरस्तु। और क्या बताता है, मान लीजिए अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों को दे दिया जाए, इनको हटा दिया जाए गरीबों को, तब क्या बताता है अरस्तु, कहता है ये गरीब तो गरीब है, और जानते समस्या क्या हो जाएगी, ये गरीब हैं, जो ही सत्ता पाएंगे इनके अंदर अहंकार भी होगा, लुटेरे भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत गरीब हैं। तो इस प्रकार से कहता है यहां भी कमियां हैं। मुझे गरीबी याद आ गया, अरस्तु ने बड़ा अच्छा लाइन ही बताया है। उसने कहा है कि गरीबी तो बहुत बुरी होती है, लेकिन अतिशय अमीरी उससे भी ज्यादा बुरी होता है। इसलिए कहता है कि नहीं, बैलेंस होना चाहिए, संपत्ति उतना ही होना चाहिए जिससे परिवार का खर्चा वर्चा चलता रहे। तो इस प्रकार का उसका अपना विचार था। तो यहां पर देखेंगे, अगर वो अमीर शासन करे तो दिक्कत, गरीब शासन करे तो दिक्कत। गरीब तो वैसे ही गरीब देश को लूटेगा। दूसरी बात, अमीरों का विश्वास कभी गरीबों के ऊपर होता भी नहीं है। तो क्या बताता अरस्तु, सबसे बेहतर क्या होगा, न अमीरों को दिया जाए और न गरीबों को दिया जाए। किसको दे दिया जाए, ये जो मध्यम वर्ग है इनको दे दिया जाए। क्यों, न तो बहुत ज्यादा अमीर हैं, न तो बहुत ज्यादा गरीब हैं। दूसरी बात, ये मध्यम वर्ग पर ये गरीब भी विश्वास करेगा, अमीर विश्वास करेगा। अमीर गरीब पर विश्वास नहीं कर रहा था, गरीब अमीर विश्वास नहीं कर रहा था। इसके तुलना में मध्यम वर्ग बेहतर होगा। तो कहता है कि शासन मध्यम वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। और कहता संविधान द्वारा शासन होना चाहिए, संविधान द्वारा। यहां मध्यम वर्ग शासन करेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, संविधान होगा। तो मध्यम वर्ग का कॉन्सेप्ट देता है, संविधानवाद का जनक बनता है और सुप्रजातंत्र स्थापित करता है। ये मोनार्की नहीं स्थापित करता, ये डिक्टेटरशिप नहीं स्थापित करता। तो इसी को मिला जुला के इस कंसेप्ट को वो नाम देता है पॉलिटी। यही है पॉलिटी अरस्तु का, ये सिस्टम। कौन सा, मध्यम वर्ग। और क्या कहता, संविधान द्वारा शासन, संविधानवाद की तरह होना चाहिए, सुप्रजातंत्र होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, लोगों के अधिकार होने चाहिए, तानाशाही नहीं होना चाहिए। इस पूरे कंसेप्ट को मिला करके वो पॉलिटी नाम देता है। अगर सीधे सीधे कहें एक लाइन में, तो एक लाइन का उत्तर क्या होगा कि जो मध्यम वर्ग द्वारा शासन दिया जा रहा है वही उसका क्या है, पॉलिटी है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये संविधान द्वारा शासन है। फिर वो बताया है कि यहां पर जब शासन दिया जाएगा तो तानाशाही कैसे नहीं स्थापित होगा, क्योंकि कानून द्वारा शासन है, विधि द्वारा शासन है, संविधानवाद का जनक है। प्लेटो की तरह क्या है, ये राजशाही नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं है। इस प्रकार की बातें बतलाया है। साथ ही जनसंख्या के विषय में क्या बतलाता है कि एक देश की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इस पर सवाल कई बार पूछे जाते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि दो लोगों का आप लोग याद रख लीजिएगा। अक्सर जनसंख्या पूछा जाता है, प्लेटो का पूछा जाता है, रूसो का पूछा और का भी पूछा जाता है, लेकिन दो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लेटो ने एक देश की जनसंख्या 5040 बतलाई थी, ये बार बार पूछा जाता है। रूसो ने एक देश की जनसंख्या, एक राज्य की जनसंख्या 10,000 बतलाया था। बाकी आप लोग नहीं रटेंगे, बाकी क्या है, कंडीशन से चलते हैं। क्या कंडीशन है, जैसे यही देखिए, अरस्तु क्या बताता है, एक देश की जनसंख्या, एक राज्य की जनसंख्या कितनी होना चाहिए, उसके विषय में क्या कहता है कि न तो बहुत अधिक होना चाहिए और न तो बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, संसाधन के सापेक्ष होना चाहिए। बहुत ज्यादा रहेगा तभी दिक्कत है, बहुत कम रहेगा तभी दिक्कत है। बहुत कम रहेगा, दूसरा कोई देश क्या करेगा, उसको हड़प लेगा। बहुत ज्यादा जनसंख्या रहेगी, संसाधन अव्यवस्थित हो जाएगा, खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तमाम व्यवस्था स्थापित होगा। और क्या बतलाता है कि राज्य की बात करता है। प्लेटो ने कहा था कि राज्य में साम्यवाद लागू होगा, संपत्ति विषयक साम्यवाद लागू होगा, परिवार विषयक साम्यवाद लागू होगा। प्लेटो कहता था कोई अपना परिवार नहीं रखेगा, संपत्ति नहीं रखेगा। क्यों कहता था, कहता देश में जितनी व्यवस्था होती हैं उसके मेन कारण या तो संपत्ति होता है या तो परिवार होता है। तो प्लेटो कहा था कोई अपनी संपत्ति न परिवार कोई नहीं रखेगा। उसने स्पष्ट कहा जो सत्ता चाहते हैं उनको इसका मूल्य चुकाना ही होगा। तो कहता कोई संपत्ति नहीं रखेगा, बैरक में रहेंगे, सार्वजनिक भोजनालय में मेज की तरह भोजन करेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे, परिवार नहीं रखेंगे, परिवार रखेंगे तो मोह माया उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, अगर संपत्ति की बात हुआ तो उनको सरकार व्यवस्था करेगी खाने पीने रहने की। हाँ, जब
किसी संबंध बनाना होगा तो कहता है बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नैसर्गिक संबंध आप बना सकते, लेकिन बच्चा नहीं पैदा करेंगे। ये सब कल्पना कल्पना जैसा लगता है। अरस्तु कहता है कि संपत्ति रखना बड़ा जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि संपत्ति के कारण ही मनुष्य बहुत तरीके से मेहनत करता, बहुत ईमानदारी से मेहनत करता है। अगर उसको पता चले कि मेरी संपत्ति नहीं होगी तो ईमानदारी से मेहनत नहीं करेगा। आप वैसे भी देख सकते हैं, घर की साफ सफाई बहुत अच्छी होती है। क्यों? उसका अपना है। घर के बाहर रोड है, आप देखते हो कितना साफ सुथरा रहता है। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक है, वो सरकार का है। घर में पोछा बहुत लगता है, रोड पे झाड़ू तक नहीं लगते। घर के तमाम साफ सफाई रहती है, दरवाजे की नाली नहीं साफ रहती, सार्वजनिक जो शौचालय वो नहीं साफ रहते, घर के सब सफाई रहती है। घर का बच्चा खूब बढ़िया से परवरिश होता है। दूसरे के बच्चे कौन परवरिश करेगा? अगर स्त्रियों के साम्यवाद की बात करें, वो कहता है कि नहीं, कोई शादी नहीं करेगा। अब मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? परिवार रखना, परिवार के साथ सुकून महसूस करता है, परिवार के साथ वो बातें शेयर करता है, एक परिवार को अपना एक नैसर्गिक कहते हैं कुटुंब मानता है। वो ये मनुष्य के स्वभाव में होता है, परिवार से ही दूर करना चाहता है। इस प्रकार की उसने बातें किया, जबकि व्यवहार में कहीं संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में ही होता है कि संपत्ति को अर्जित करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आगे आने वाले वक्त के लिए। अपना वो परिवार रखेगा, परिवार के लिए करेगा। तो इस तरीके से अरस्तु जो बताता, पूरी तरीके से व्यवहारिक बताता है। और प्लेटो वहीं पर क्या किया था? प्लेटो क्या कहा कि सब जो होना चाहिए सरकारी होना चाहिए और प्राइवेट नहीं होना चाहिए। तो यह कल्पना ही कर रहा था। तो इस सिस्टम को पॉलिटी के अंतर्गत रखता है। और मैंने बताया कि अरस्तु ने कहा है परिवार के लिए संपत्ति उतना ही जरूरी है जितना उसके लिए होना चाहिए। क्यों? संपत्ति का न रहना जितना खतरनाक है, ज्यादा रहना उससे ज्यादा खतरनाक उसने बताया है। तो कहता अगर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लागू कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा? एक आइडियल स्टेट स्थापित हो जाएगा। संपत्ति के विषय में कहा था, क्या कहा था कि संपत्ति तो प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए, सब लोग मिल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास खेत बहुत ज्यादा है तो व्यक्तिगत है, लेकिन उसमें बुआई बहुत से लोग करें, उसमें पैदावार करें, जो अन्न पैदा हो मिल के खाएं। इस प्रकार की वो बातें करता है। तो कैसा स्थापित होगा? एक आदर्श राज स्थापित होगा। ये आदर्श राज कल्पना का नहीं होगा, ये रियलिस्टिक के तरीके से बात करता है। तो ये अरस्तु का आदर्श राज है, जिसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं। तो यहां पर इसको देख लेंगे, यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम लोग देखेंगे दास्ता का सिद्धांत।